We are starting with second chapter, federalism. That day I gave you a bit introduction of the chapter. See, federalism जो हमारा मतलब कि in our 10th standard है, this is actually a very important chapter for 10th standard as well as for those who study, political science in the later, or even if you are studying, if you want to pursue this IAS and all, then also it's very important. मतलब जो बच्चे बाद में आईएएस वगैरह करते हैं, जो लोग कोचिंग लेते हैं, उनके लिए भी दिस चैप्टर कम्स एज वन ऑफ द, आप कह सकते हो, रामबाण है ये। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, व्हेन इट वाज मेड 1930, 1930 में हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की जो नींव रखी थी, दैट इज आपका व्हाट यू से, मोतीलाल नेहरू जी ने बोला था कि इफ India gets independence, then at that time we would be going for a democratic republic, and we would be dividing the work among different levels. We did not have the province, we did not have the states at that time, लेकिन हमारे पास provinces, हमारे पास princely state थी. So when our constitution was framed in 1949, और जब हमने 50 में उसको मतलब कि इफेक्ट में लेकर आए थे, एट दैट टाइम इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपके जो काम है उसको डिवाइड किया गया था इनटू कुछ which will be only for the union and another for the states. लेकिन हमने जो वर्ड फेडरलिज्म है वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं किया. Like in many of the countries you will find that they are having a federal state. हमने ऐड नहीं किया, but we had already applied that principle in our work. तो फेडरलिज्म का मतलब होता है a system of government in which the power is divided to rule the country. कुछ आपके सेंट्रल अथॉरिटी यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के होते हैं जिनके इलेक्शंस अभी चल रहे हैं. सम ऑफ द स्टेट्स हैड इट यस्टरडे, सम ऑफ देम हैड डे बिफोर यस्टरडे. तो जिनके अभी चल रहे हैं वो यूनियन गवर्नमेंट को चूज करने के लिए है. एंड देन वी हैव कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब है, हमारे यहाँ हम उसको बोलते हैं स्टेट्स. हर कंट्री में उसके अलग नाम होते हैं. हम लोगों ने नाम दे रखा है राजस्थान, मध्य प्रदेश, हमने स्टेट्स बोला है. in other countries it might be constituent, it might be मतलब कि substitutes, it might be some other name, it may not be state. डच कैंटोन्स अलग अलग तरीके से नेम देते हैं. प्रोविंसेस तो कुछ स्टेट्स के पास है. Now there are some countries जहां पूरी कंट्री एक ही गवर्नमेंट के पास होती है, एंड जो उनके नीचे छोटे छोटे स्टेट्स होते हैं ना, वो भी उसी कंट्री का हिस्सा, मतलब उसी गवर्नमेंट का हिस्सा होता है. बट दे मे बी रूल्ड बाय सम सब यूनिट्स. अब सेंट्रल गवर्नमेंट खुद जाकर वहां रूल नहीं कर सकती है, तो वो अपने ही यूनिट को वहां पर डाल देती है. लाइक इन योर स्कूल्स यू हैव द प्रिंसिपल कैन नॉट कम, तो वो क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं. उसी तरीके से दैट इज ओनली वन लेवल, उसको हम यूनिटरी कहते हैं. यूनिटरी मतलब आपका यूनिट, वन यूनिट, और उस यूनिट के अंडर आपके जो सब यूनिट्स हैं दे आर देयर, दे आर रूल्ड बाय द सेम गवर्नमेंट, लेकिन उसको रूल करने वाला ऑफिसर, या फिर जैसे हमारे यहाँ होते हैं आईएएस ऑफिसर्स या ऐसे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, वैसे वो लोग होते हैं जो रूल करते हैं. बट जो गवर्नेंस अथॉरिटी है वो यूनिटरी रहती. बट इन फेडरलिज्म देयर माइट बी 2 or more.
यानी कि देयर माइट बी अ सेंट्रल गवर्नमेंट, देयर विल बी स्टेट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, एंड थर्ड मे बी जैसे बेल्जियम में आपका कम्युनिटी गवर्नमेंट है, तो देयर माइट बी टू और मोर लेवल्स, और हम इन लेवल्स को अपनी पॉलिटिकल भाषा में टीयर्स बोलते हैं, TIER, टायर नहीं टीयर। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी हमें ही रूल करता है, स्टेट गवर्नमेंट भी हमें ही रूल करता है, यानी सिटीजन सेम है बट डिफरेंट अथॉरिटीज हमें रूल करती हैं। द जुरिस्डिक्शन आपके राइट साइड में लिखा हुआ है इन योर मतलब की बुक। जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है लीगल एरिया। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको डिवाइड कर दिया है कि कौन से सब्जेक्ट्स पर सेंट्रल विल बी मेकिंग द रूल्स, किस पर स्टेट बनाएगी, किसको कितना पैसा कहां से रेवेन्यू आएंगे। These are all mentioned clearly. That is called as jurisdiction. And if there is any conflict, which is very common, the conflict between the state and the center, between two central government, या फिर उनको लगता है कि the states have more power, कुछ भी हो, only the courts have the power to interpret. These are the features of federalism. और ऐसा क्यों है? Why do we adopt federalism? Why not unitary government? Because फेडरलिज्म जिस कंट्री में होता है, जिन भी कंट्रीज में है, जो ओवरऑल कंट्री है, लाइक इंडिया, स्टार्टिंग फ्रॉम लद्दाख टू कन्याकुमारी, गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान, पूरे कंट्री को हम एक बोलते हैं, यूनिटी। देर आर सम एरियाज जिनमें हम यूनिफॉर्म है। आप कन्याकुमारी चले जाओ या आप लद्दाख चले जाओ, you will be using the same rupee as the currency. Indian railways हम बोलते हैं, we don't have separate railways. Indian railways के अंदर southern railway, northern railway है, लेकिन railways Indian है। Communication, external affair, यानी कि किसी भी एक हिस्से को भी अगर चोट पहुंचती है तो the center government is responsible to take the action. So it promotes and safeguards the unity of country. Secondly, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अपने अपने एरियाज के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देखते हैं। लाइक द प्रॉब्लम्स विच यू मे हैव इन पंजाब विल नॉट बी देयर इन राजस्थान। राजस्थान में पानी की दिक्कत है फॉर इवन ड्रिंकिंग, पंजाब में पानी की दिक्कत है फॉर इरिगेशन। सो द प्रॉब्लम्स माइट बी डिफरेंट। सो जो रीजनल प्रॉब्लम्स है, रीजनल जैसे अभी मतलब कि हम लोग डेवलपमेंट चैप्टर में बार बार पढ़ रहे थे, केरला इज डेवलप्ड, बिहार इज नॉट डेवलप्ड। तो ये जो डेवलपमेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं, दिस इज स्टेट गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द फर्स्ट। वहां पे क्या रोड्स होने चाहिए, स्कूल्स क्या होने चाहिए, वहां पे किस तरीके के इंडस्ट्रीज होनी चाहिए। तो जो रीजनल डाइवर्सिटीज है हमारी, उनको अकोमोडेट करते हैं। यानी कि फेडरलिज्म से हमारे एक मतलब कि with one single stone we are able to kill two mangoes. Now federalism is practiced in many countries across the world. किसी किसी जगह पर क्या है, छोटी 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 कंट्रीज हैं, जैसे मैंने बनाया है राइट में, सेंटर कमिंग टुगेदर, लाइक उनके यूएस इज अ फेडरेशन ऑफ 50 स्टेट। US is a federation of 50 states, यानी कि 50 मतलब कि स्टेट्स मिलकर एक यूएस बनता है। तो दे आर ऑल हैविंग देयर इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट्स। सारे के सारे जो 50 स्टेट्स हैं इनके अपने गवर्नमेंट्स हैं और इनकी अपनी मर्जी होती है वेदर दे वांट टू एक्सेप्ट द रूल्स ऑफ सेंटर और नॉट। जैसे वीजा पॉलिसी, वहां पे आपकी डुअल सिटीजनशिप है, मतलब
टू द स्टेट विच यू आर बिलोंगिंग, वहां का भी आपके पास में मतलब की सिटीजनशिप है, एंड यूएस का भी है. दे आर हैविंग द डुअल सिटीजनशिप बिकॉज ये जो है इट इज बिकॉज ये जो स्टेट्स हैं दे आर इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑन देयर ओन. ऑन द अदर हैंड, countries like India, Belgium, Spain, they are all one single country, लेकिन उन्होंने अपनी कंट्री के टुकड़े किए हैं on the basis of language, culture, so that they are able to rule it in the proper manner. तो जो ऊपर वाला है that is called as coming together. मतलब states separate है, they have their own अपना मतलब की गवर्नमेंट है, स्टिल दे वांट टू कम टुगेदर फॉर वन सिंगल कंट्री, जिससे उनको किसी और से कोई खतरा ना हो. वेरस जो आपका होल्डिंग टुगेदर है, होल्डिंग का मतलब पकड़ना ऊपर से, तो दिस इज वेयर द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स so that the people living in the country are having different kinds of religion, language, culture. तो उसको जो है अकोमोडेट करने के लिए उनकी जगहें बना दी गई हैं. लाइक इन बेल्जियम वी हैव डच, वी हैव जर्मन, वी हैव, और इन मतलब कि हमारे यहाँ पर वी हैव द स्टेट्स लाइक पंजाब या फिर हरियाणा, दिल्ली, ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज और कल्चर. India, Belgium, Spain are examples of holding together, and US, Switzerland, Australia, etc. are coming together. इसमें बच्चा आपके पेपर में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. डिफरेंशिएट बिटवीन कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर टाइप्स ऑफ फेडरेशन. नेक्स्ट इज, अब इंडिया को हम फेडरल क्यों बोलते हैं? अब इसमें आप लोगों ने जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं करना है, जरा सा भी. There are 2 questions. What makes India federal and how federalism is practiced? If you see here, it is written here how federalism is practiced. ये एक अलग है. And what makes India federal, मतलब अभी हमने ऊपर इतने सारे फीचर्स पढ़े, एंड इसके अंदर से जो फीचर्स हैं वो इंडिया में कौन कौन से. तो इन इंडिया राइट नाउ वी हैव 3 tiers ऑफ गवर्नमेंट. आपके पेपर में 1 मार्क में आता है कि ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तब हमारे कितने टीयर्स थे. तब हमारे पास सिर्फ सेंट्रल और स्टेट था. पंचायत का तो बहुत ही लंबा चौड़ा, मतलब कि देयर आर लॉट्स ऑफ व्हाट यू कॉल एज, उसके पीछे काफी चीजें थी जब हमारा 3rd tier हुआ था, एंड दैट वाज इन 1992. Originally we had 2 tiers, but right now we have 3. And इसको हम लोग बोलते हैं 3-fold power distribution. And 3-fold का मतलब क्या है? फर्स्ट, यूनियन. यूनियन के पास अपने पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन कर रखे हैं. सेकेंड, आपके स्टेट, यानी कि स्टेट के पास आपके जो है अपने पावर्स हैं विच आर ऑलरेडी मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड थर्ड इज आपका कॉन्कुरेंट. कॉन्कुरेंट मतलब दोनों. दोनों का मतलब क्या होता है? इसमें आपका क्या है, दैट some of the subjects, some of the areas में सेंटर और स्टेट दोनों बनाती हैं अपने अपने. फॉर एग्जाम्पल मैरिज. मैरिज हमारा हिंदू लॉ हमारा है, एंड मैरिज अपनी अपने जो आपके कल्चर है उसके अकॉर्डिंग भी आपके लॉ बने हुए हैं. देन इफ यू सी एजुकेशन,
आपका सेंट्रल बोर्ड है, आपके स्टेट बोर्ड्स है, आपके यूजीसी है, आपके स्टेट यूनिवर्सिटीज है, यानी कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एजुकेशनल पॉलिसीज। हम लोग जब आजकल एग्जाम्स दे रहे हैं तो क्या करते हैं, व्हाट डू वी डू, वी आर गोइंग विद द सीबीएसई। आप लोग सीबीएसई का ले रहे हैं और उसके बाद क्या आता है कि यू हैव टू गिव नीट, यू हैव टू गिव आईआईटी, यानी कि आपको जो है जेई देना है, आपको सीयूईटी देना है, सेंट्रल आपका यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो जो ये सीयूईटी है, इट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, यानी कि जो यूनिवर्सिटीज यूनियन गवर्नमेंट के अंडर है, ये उनके लिए है। स्टेट यूनिवर्सिटीज की मर्जी है वेदर दे वांट टू गो विद सीयूईटी और दे वांट टू हैव देयर ओन एडमिशन प्रोसीजर। तो कुछ हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, दे आर अंडर यूनियन एंड दे आर अंडर स्टेट ऑल्सो, दोनों में है। बट इफ देर इज एनी डिस्प्यूट, अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई प्रॉब्लम अराइज होती है, तो देन विच मतलब कि जो आपका सेंटर का जो होता है, दैट इज ओनली टेकन, ये क्वेश्चन पेपर का ही है। तो द थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन बच्चे हम बोलते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट। बट when we got the independence, हमारे जो लीडर्स थे, दे इवन न्यू कि कुछ ना कुछ तो भाई रेसिडुअल रहेगा, रेसिडुअल मतलब बचा हुआ। तो उन्होंने जो है उस वक्त में दे हैड ऑलरेडी गिवन दैट नेम एज रेसिडुअरी, बचा हुआ। अब उस वक्त में वी डिड नॉट हैव कंप्यूटर्स, किसी को पता था दैट वी वुड बी हैविंग कंप्यूटर्स? नो। So these subjects which were not present at that time, which could not be added to any subject, उनको हमने डाला था अंडर रेसिडुअरी, और उसको बनाने का जो जिम्मा है, इट इज अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। रिमेंबर, वन मार्कर। Now we have some states which are having the some kind of contagious issues, like Jammu Kashmir में था. So there was Article 370 which gave it a special power. अभी हमने उसको हटा दिया है and Jammu Kashmir is divided into Jammu Kashmir and Ladakh. And then there are some areas in Manipur, in Arunachal Pradesh, जहां पर special powers have been given to the states for certain problems. उसके बाद हमारे पास जो है in India, there are some small areas, या वो एरियाज हमारे इंडिया के पार्ट नहीं थे जब हम आजाद हुए थे। लाइक अंडमान निकोबार वॉज नॉट इंडियाज पार्ट, पौंडीचेरी वॉज नॉट इंडियाज पार्ट, गोवा वॉज नॉट इंडियाज पार्ट। तो जब ये आजाद हुए एंड इट वॉज डिसाइडेड कि दे वुड बी पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो इनमें से कुछ तो इतने छोटे थे कि इनको स्टेट नहीं बना सकते थे, तो इनके लिए स्पेशल पावर्स आर गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो रूल करता है थ्रू द अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि गवर्नर के थ्रू प्रेसिडेंट वहां पर रूल करता है, और उनको हम बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज। Right now in India, we have 8 union territories. Goa was a state, but it later on became was a union territory, but it later on became state. And any dispute in the distribution of the powers, अगर स्टेट को लगता है कि सेंटर उनके पावर्स को छीन रहा है या वहां काम कर रहा है, तो देन द जुडिशरी कैन बी अप्रोच्ड। दिस इज, ये फीचर्स इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में है जो इंडिया को फेडरल बनाता। सेकेंड इज आपका हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड।
यानी कि आपके प्रैक्टिकली हम कैसे उसको यूज करते हैं, क्या क्या चीजें हैं। तो when it comes a very long, yeah, I can say, there are long, पहले क्या था कि in 1950s we had only provincials and princely states. Provincial states जो है they were under the British directly, and आपके जो princely थे they were under the princes, small princes थे। तो ये दोनों states, and people from all over the country they used to live together in one province. For example, अगर हम if we talk about Madras province, तो मद्रास प्रोविंस जो है आज का तमिलनाडु, आंध्रा, पार्ट्स ऑफ केरला, पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, सारा मिला हुआ आपका मद्रास था। तो ये सारे आपके जो है मिलके थे। गुजरात, अगर हम बॉम्बे प्रोविंस कहते हैं तो बॉम्बे वॉज गुजरात, मुंबई, विदर्भा, मतलब महाराष्ट्र, विदर्भा, ये सारा कर्नाटका, ये सारा आपका बॉम्बे माना जाता था। एंड देन देयर वाज प्रॉब्लम, हमारे यहाँ जो बीच में आपका निजाम वाला जो एरिया है हैदराबाद, वो प्रिंसली स्टेट था। तो व्हेन वी गॉट द इंडिपेंडेंस इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि हम इनको कैसे डिवाइड करें। एंड उस वक्त में हमारे यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई 52, जब मद्रास प्रोविंस में जो है वायलेंस हुआ फॉर विशाल आंध्रा मूवमेंट, दैट इज आंध्रा को अलग करने के लिए। दिस इज नॉट गिवन इन योर बुक, आई एम गिविंग यू दिस एज एन एक्स्ट्रा। तब हमारे यहाँ पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को सेट किया गया 1953 में, जिन्होंने कोशिश की कि जो आपके प्रोविंसेस है उनको डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज दे आर स्पीकिंग और द कल्चर दे आर फॉलोइंग। या तो उनको डिवाइड किया जाएगा उनके लैंग्वेज के आधार पर, या फिर जो उनके कल्चर, जैसे आपका उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दैट इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर। मध्य प्रदेश आपका, छत्तीसगढ़ आपका, मतलब कि, तो इनको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, यानी कि डिवाइडिंग द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज और कल्चर। आपके बुक में लास्ट में, मतलब राइट साइड में दिया है मैप के ऊपर, नॉट ऑल द स्टेट्स वर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। देन ये था हमारा 1956 के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर हमने कंट्री को अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज या कल्चर जो है डिवाइड कर दिया था। उस वक्त में वी हैड 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। अभी वी आर हैविंग डबल 28 स्टेट्स एंड 8। आपके पेपर में एक और क्वेश्चन आता है विच इज द 29th स्टेट, दैट इज आपका तेलंगाना था। बट व्हेन आर्टिकल 370 को हटाया गया तो जम्मू कश्मीर बिकेम 2 यूनियन टेरिटरी, सो दैट इज व्हाई राइट नाउ इट इज 28, दे आर 28 स्टेट्स। नेक्स्ट इज लैंग्वेज पॉलिसी, यानी कि if you go to any country you will see that वहां पर उनका जो लैंग्वेज है that you need to pass। if you want to get into Canada in the English speaking province you need to clear English। French में जाना है तो French। if you want to go to any other state you have उनका अपना लैंग्वेज है, like श्रीलंका के अंदर सिंहला। But in our country, the language policy was not adopted। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था, लेकिन इंडिया के अंदर ओनली 40% पीपल आर स्पीकिंग हिंदी, द रेस्ट दे स्पीक देयर ओन लैंग्वेज। अब फोर्सिंग हिंदी was very difficult। In fact, there was protest in states like Tamil Nadu,
भाई आप जबरदस्ती उनसे हिंदी नहीं बुलवा सकते। इनफैक्ट मुझे हिंदी का तो बहुत पता है, वहां पर चोरी छुपे लोग हिंदी सीखते थे। तो एट दैट टाइम हिंदी वाज अडॉप्टेड। ये सोचा गया था कि आफ्टर सम पीरियड इंग्लिश लैंग्वेज को हटा दिया जाए, लेकिन इंग्लिश जो है इट हैड बीन स्पोकन बाय मेनी पीपल बिकॉज ऑफ ब्रिटिश, इट हैड बिकम अ कॉमन लैंग्वेज। इसीलिए हिंदी एंड इंग्लिश को हम ऑफिशियल लैंग्वेजेस बोलते हैं। नेशनल लैंग्वेज हमारे यहाँ कोई नहीं है क्लास 10। वी हैव द ऑफिशियल। ऑफिशियल का मतलब है कोई भी एग्जाम आपको देना हो, लाइक यू आर गोइंग टू गिव योर बोर्ड्स, तो आपके बोर्ड्स के अंदर यू हैव टू गिव, यू कैन चूज इंग्लिश, यू कैन चूज, अगर आप इंग्लिश नहीं चूज करना चाहते हो आप हिंदी और अपना रीजनल लैंग्वेज चूज कर सकते हो। सो यू कैन चूज एनी वन। सिंस इंग्लिश इज कॉमन तो हम लोग इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज रखते हैं। एंड बिसाइड्स हिंदी, ये मुझे लास्ट ईयर याद है, माई स्टूडेंट्स वर वेरी कंफ्यूज्ड। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हिंदी इंग्लिश, हिंदी के अलावा देर आर 21, यानी कि हिंदी को मिलाकर 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है। आपके पेपर में, आपके बुक में लेफ्ट साइड में इसकी पूरी बनी हुई है कौन कौन सी भाषा में। एंड इफ यू सी द सीबीएसई डेट शीट, आप उसमें देखोगे आपको वो सारे लैंग्वेजेस के पेपर दिखेंगे। सो यू कैन ईदर टेक इंग्लिश, हिंदी और एनी ऑफ द लैंग्वेज दैट यू वांट। दिस इज द पॉलिसी जिससे जिससे कोशिश की गई है कि पावर को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए। जितने भी स्टेट्स हैं उनको उनके हिसाब से ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस दिया जाए। द थर्ड इज सेंटर टू स्टेट रिलेशनशिप। In India, it is actually a very poor state. We did not have that good relations of center to state for many years. In fact, जब हमारे यहाँ पर इंडिया आजाद हुआ था, for the first 15-20 years we had single party, मतलब it had the dominance, उसी का डोमिनेंस था। तो इसीलिए दूसरी किसी पार्टी ने कभी कोई आया ही नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम सेंटर में भी स्टेट में भी द स्टेट पास द सेम पार्टी वाज देयर, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम्स आनी तब शुरू हुई थी जब सेंटर में कोई और पॉलिटिकल पार्टी और स्टेट में कोई और पॉलिटिकल पार्टी, और उनका चलता था फिर 36 का आंकड़ा। एंड देन सेंटर और स्टेट जो है दे वुड नॉट शेयर द पावर्स। सेंटर जानबूझकर स्टेट्स को पावर्स, पैसा नहीं देती थी, तो स्टेट बेचारे जहां पर उनको सेंटर से पैसा चाहिए वहां से उनको सेंटर से पैसा नहीं मिलता था, तो वो काम नहीं कर पाते थे। और जब वो काम नहीं करते थे तो उनका जो गवर्नमेंट होता था वो अगले इलेक्शन में हार जाता था। आपके पेपर में दिस इज देयर इन द कार्टून। नाउ कई बार तो सेंटर जो है अपनी मर्जी से स्टेट में मतलब कि इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती थी, बट दिस रिलेशन चेंज्ड आफ्टर 1992। 1990 के बाद एक ऐसा एरा आया जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजोरिटी मिलती ही नहीं थी, सबको थोड़े थोड़े मिलते थे। दैट वाज अ टाइम व्हेन द पॉलिटिकल पार्टीज को ये मतलब कि दे रियलाइज्ड कि इफ दे वांट टू कीप गवर्नमेंट, उनके जो सेंटर, जो आपके स्टेट की पार्टीज हैं उनके साथ उनका रिलेशन अच्छा होना चाहिए। एंड दे स्टार्टेड व्हाट वी कॉल कोएलिशन और अलायंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? दोनों का मतलब सेम है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। कोएलिशन होता है व्हेन नो पार्टी गेट्स अ क्लियर मेजोरिटी एंड दे डिसाइड टू मेक द गवर्नमेंट बाय ज्वाइनिंग, यानी कि इलेक्शन के बाद जो गठबंधन बनता है उसको हम कोएलिशन बन बोलते हैं। और इलेक्शन से पहले ही अपने आप को एक गठबंधन में बांध लेने को अलायंस बोलते हैं। इन इंडिया वी हैव टू मेजर अलायंस, एनडीए जो अभी करंट बीजेपी जिसको हेड कर रही है, एंड यूपीए जिसको कांग्रेस हेड करती है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एंड यूनाइटेड आपका प्रोग्रेसिव अलायंस। तो दिस इज हाउ
द सेंटर टू स्टेट रिलेशन का जो आपका एक स्ट्रेटेजी है वो चेंज हुआ है फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स. नाउ द सेंटर ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि स्टेट के साथ दे शुड हैव गुड रिलेशंस एंड स्टेट को भी लगता है कि उनको सेंटर के साथ में दे शुड हैव द. नेक्स्ट इज आपका, तो ये आपके वो तीन है लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज एंड सेंटर टू स्टेट, जिसके थ्रू वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग फेडरलिज्म वेरी सक्सेसफुली. As I said, when we had the, हम लोग जो है जब हमारा हम इंडिपेंडेंट हुए थे उस वक्त हमारे सिर्फ वी हैड ओनली टू टीयर्स. द फर्स्ट वाज सेंटर एंड सेकंड वाज स्टेट. लेकिन देन इट वाज कि हमारे यहाँ इतने इतने से, जैसे राजस्थान इज सच अ बिग एरिया कि वहां पर स्टेट गवर्नमेंट भी पूरे छोटे छोटे रूरल एरियाज को नहीं कर पाता था रूल. यूपी मोस्ट पॉपुलस, हमारे यहाँ जो स्टेट्स हैं दे आर बिगर देन एनी अदर कंट्री. एंड एट दैट टाइम इट वाज रियलाइज्ड कि वी शुड हैव वन मोर लेवल इनसाइड द स्टेट. हालांकि पहले हमारा स्टेट जो है वो लोकल गवर्नमेंट को देखता था, लेकिन उसका देखने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की ही थी. एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफन डिड नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली. So it was made compulsory in 1992 जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया अंडर 73rd एंड 74th अमेंडमेंट. अमेंडमेंट का नंबर था 73rd, जिसके अंडर रूरल गवर्नमेंट फॉर्म किया जिसको हम पंचायत सिस्टम बोलते हैं. एंड अर्बन के अंदर हमने फॉर्म किया द म्युनिसिपल और म्युनिसिपैलिटी. छोटे शहरों में म्युनिसिपैलिटी, बड़े में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस. अकॉर्डिंग टू दिस इसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है आपका जो टॉप लेवल में रहेगा उससे आपके जो पावर्स है दैट वुड बी शेयर्ड विद द स्टेट्स. एंड देन देयर वुड बी वन मोर जहां पे आपके छोटे छोटे लोकल गवर्नमेंट होंगे जिसको पावर सेंटर भी देगा, स्टेट भी देगा. सेंटर भी उसको पैसा देगा, स्टेट भी उसको पैसा देगा. दिस वाज मेड कंपल्सरी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और इसको नाम दिया गया था पंचायत इन द रूरल एंड म्युनिसिपल इन द अर्बन. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इनके यहाँ पर जो इलेक्शंस है एवरी 5 years इनके भी इलेक्शंस होने चाहिए जिसके अंदर दे माइट बी अ डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन और मे बी इट इज पॉलिटिकली फॉर्म. 1/3 of the seats in these area are for the women. ये एक ही ऐसा एरिया है जहां शुरू से सीट्स विमेन के लिए रिजर्व हुई है. अभी रिसेंटली इन जुलाई द रिजर्वेशन वाज डन इन द लोकसभा आल्सो, लेकिन अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है. बट इन द रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज जहां आपका थर्ड टीयर है वहां विमेन हैव द, मतलब कि उनके पास 1/3 सीट पर उनका रूल होता है. देन द सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी. इनके जो इलेक्शंस होते हैं, जो अभी इलेक्शंस हमारे हो रहे हैं उनको कंडक्ट कर रहा है इलेक्शन कमीशन. लेकिन जो इनके इलेक्शंस होंगे दे आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ दैट स्टेट. जिस स्टेट के अंडर वो म्युनिसिपैलिटी है, जिस स्टेट के अंडर वो पंचायत है, दे आर रिस्पॉन्सिबल. एंड पावर और रेवेन्यू दोनों ही सेंटर और स्टेट दोनों शेयर करते हैं. तो ये काम क्या करते हैं लोकल गवर्नमेंट? लोकल गवर्नमेंट लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं जो उनके रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स होती हैं. नाउ इफ वी लुक इनटू द पंचायत सिस्टम, 5 मार्कर क्वेश्चन है ये आपका. जो आपका पंचायत है वो कैसे बनता है? सबसे पहले आपका बनता है एक गांव. नाउ मे बी देयर इज वन सिंगल विलेज जो बड़ा है जिसमें मोर देन 10,000 पीपल है. देन देयर माइट बी स्मॉल विलेजेस आपके जहां पॉपुलेशन कम है
तो 3 4 या 10 मिलकर एक, ऐसे आपके जितने भी मेंबर्स यहां पर है अबाउ 18 ईयर्स, वो सब ग्राम सभा के मेंबर्स बन जाते, ऑटोमेटिकली उनका नाम दर्ज हो जाता है। और ग्राम सभा के जो लीडर्स हैं, यानी कि पंचायत, उनको चूज करते हैं ये लोग जो 18 इयर्स अबव है थ्रू इलेक्शंस। इनमें कोई भी खड़ा हो सकता है, इनमें से कोई भी खड़ा हो सकता है, बट विमेन के लिए सीट्स आर रिजर्व। नाउ इट मे बी वन, मतलब कि एक विलेज का एक पंचायत हो सकता है, या 4 5 विलेजेस का मिलकर एक पंचायत हो सकता है, और इनका जो हेड होता है उसको हम बोलते हैं सरपंच। नाउ ऐसे आपके जैसे यहां पर मैंने बनाया एक पंचायत, 2 पंचायत, 3 पंचायत, 4 पंचायत, ऐसे ग्रुप ऑफ पंचायत मिलकर जिसमें एक 4 5 आपके मतलब पंचायत होते हैं, ये बन जाते हैं आपके मंडल या समिति। मतलब 10 पंचायत का एक मंडल या एक समिति होगा, और ऐसे ही 10 मंडल या 10 समिति मिलकर बन जाता है एक जिला। जिला यानी कि आपका डिस्ट्रिक्ट, जिसका आपका जो ऑफिसर होता है उसको हम बोलते हैं जिला परिषद। ग्राम सभा में ऑल द मेंबर्स 18 इयर्स अबव, एंड ये लोग विलेज लेवल पर होते हैं। कई ग्राम सभा, कई पंचायत मिलकर एक ब्लॉक या एक समिति बनता है, और कई समितियां मिलकर एक जिला बन जाती। जैसे आप लोग डिस्ट्रिक्ट शादरा में रहते हो तो उसके अंदर छोटे छोटे आपके ब्लॉक्स होंगे, बट वी आर लिविंग इन द अर्बन एरिया, तो हम उसको वी डोंट काउंट इट अंडर द पंचायत सिस्टम, दिस इज ओनली इन द रूरल एरिया। नाउ फॉर द अर्बन एरियाज, गांव शहरों में सिटीज को कॉरपोरेशन या मतलब कि म्युनिसिपैलिटीज में कर सकते हैं। बिग सिटीज को हम लोग जो है कॉरपोरेशंस में करते हैं, छोटे को हम म्युनिसिपैलिटीज में करते हैं। इनका भी सेम रहता है, जैसे आपके सड़क, सीवर, आपके यहाँ पे जो लोकल प्रॉब्लम्स है, पोल लगाना, ये सारे काम आपके जो म्युनिसिपैलिटी है उनको देखना पड़ता है। एंड इनका जो म्युनिसिपल चेयरमैन होता है म्युनिसिपैलिटी का, एंड जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस होती हैं उनका हेड होता है मेयर। जैसे ईस्ट दिल्ली का मेयर, वेस्ट दिल्ली का मेयर, ऐसे। इवन दो ये जो गवर्नमेंट है दे आर वर्किंग वेरी एफिशिएंटली, लेकिन अगर आपको याद हो, और या फिर इफ यू डोंट रिमेम्बर आस्क योर पेरेंट्स, दे विल टेल। 4 5 इयर्स बैक जो दिल्ली में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था, दे वेंट ऑन स्ट्राइक, और उन्होंने मृगनैनी के बाहर पूरा कूड़ा मचा दिया था कि हम लोग स्ट्राइक कर जाए। द रीजन, उनका कहना था दैट दे हैव नॉट गॉट द सैलरी। गवर्नमेंट का बोलना था कि भाई हमें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा नहीं दिया। सो सेंटर और स्टेट की जो रिलेशन की वजह से द म्युनिसिपल पीपल वर सफरिंग। सो मोस्ट ऑफ द टाइम दीज काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर। कई बार द स्टेट्स डू नॉट शेयर द पावर और रेवेन्यूज, कई बार द इलेक्शंस आर नॉट रेगुलरली हेल्ड। सो अभी भी देर आर सम प्रॉब्लम्स, क्योंकि हमने अभी म्युनिसिपैल जो आपका लोकल गवर्नमेंट है उसको हमने बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम 40s 50s उस वक्त के मतलब कि लोकल गवर्नमेंट और अब का देखें ना, तो वी कैन से दैट नाउ मोर पीपल आर पार्टिसिपेटिंग, स्पेसिफिकली द women. You see in the villages you will definitely find a women sarpanch. Now more people are taking participation, standing in the elections, taking their stand. So though there are some problems, yet लोकल गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा मतलब की कोशिश, अगर सेंटर और स्टेट उनके साथ में, इफ दे फॉलो द प्रॉपर रूल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, इफ दे आर फॉलोइंग इट इन द राइट सेंस, इफ द पावर्स आर ट्रांसफर्ड, देन हमारे यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट लोकल लेवल पर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल दे कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स,
and central government for the whole country, they can solve the problems. And in this manner, there can be a proper federal system. So this is what we call as federalism. Even if you don't go through the NCERT, if you go through this and my notes, more than enough. The questions you will get is, what is federalism? The vertical sharing of power. जहां पर the central and state governments या different units are formed. Second question is, what is difference between a unitary and federal government? यूनिटरी होता है जहां कंट्री को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करते हैं, लेकिन रूल एक ही करता है. जो उनके नीचे छोटे छोटे से होते हैं, दे आर subordinates to central government. Then what are the features of federalism? 2 or more tiers. Jurisdiction is already mentioned in the constitution. Then if there is any problem, judiciary can interpret. The sources of revenue is clearly mentioned for states and central. उसको हम कहते हैं federalism के features. Then next is 2 marker question. What are the dual objectives? जैसे हमारे पावर शेयरिंग में आया था मॉरल एंड प्रूडेंशियल, उसी तरीके से डुअल आपका है, एक यूनिटी पूरे कंट्री का, एंड जो रीजनल डाइवर्सिटी है बिल्कुल अलग अलग है. Like हमारे यहाँ कश्मीर का कल्चर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव इन कन्याकुमारी. So there are 2 different governments and they are ruling according to the people's choice. Then the roots of federation, इसको हम बोलेंगे roots of federation. कुछ कंट्रीज जानबूझकर अपने कंट्री को छोटे यूनिट्स में डिवाइड करती है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज और कल्चर, जिसको हम बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर. द सेंटर होल्ड्स बट स्मॉल यूनिट्स आर मेड. एंड कुछ एरियाज में स्मॉल इंडिपेंडेंट यूनिट्स अपने आप एक बड़ा यूनिट बन जाता है, so that they are maintaining their sovereignty, like आपका यूएस जिसको हम बोलते हैं coming together. Next is, what features are there in the Indian constitution which makes India federal? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने फेडरल वर्ड कहीं नहीं यूज किया है, येट जो हमारे पावर्स है वो यूनियन में, स्टेट में और कॉन्करेंट लिस्ट में डिवाइडेड है. एंड दोज which are not there, they are into the residuary, जिसका पावर सेंटर के पास होता है. कुछ स्टेट्स को स्पेशल पावर्स भी दिए गए हैं फॉर सर्टेन कंटेजियस इश्यूज. There are some small units which could not be made as state, तो उनको हम यूनियन टेरिटरीज कहते हैं, जिस पर यूनियन गवर्नमेंट जो है इट रूल्स विद द हेल्प ऑफ प्रेसिडेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटर. How federalism is brought into practice? First of all, India is divided on the basis of language spoken, linguistic states, State Reorganization Commission. Second is, India ke andar we don't have any national language, but Hindi and English are considered official language, and 21 language besides Hindi is also taken as official languages, so that उसमें अगर कोई लिखना चाहता है, बोलना चाहता है, तो दे कैन बी गिवन. इनफैक्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर इस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है. थर्ड इज द रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट विच वाज नॉट एट ऑल गुड बिफोर, बट आफ्टर 1990 द एरा ऑफ कोएलिशन और अलायंस हैज स्टार्टेड. टू मेक मोर फेडरल, हमारे यहाँ the third tier was inserted in 1992 through 73rd and 74th amendment, जिसके according panchayat was compulsorily set up in the rural and municipalities in the urban. इनके भी elections every 5 years होते हैं. इनके जो subjects हैं they are also mentioned. जैसे हमारे पास 100 subject मतलब 28 subjects उसके हैं, तो इनके आपके हैं under the 12th schedule कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स पर लोकल गवर्नमेंट काम कर सकता है, एंड इनके इलेक्शंस कैसे होंगे, कितने सीट्स रिजर्व होंगे,
some of the group of village या फिर एक single large village has जितने adult members होते हैं, they become members of Gram Sabha and they choose their panchayat. Many panchayats together form a samiti and many samitis or block together form a district. और डिस्ट्रिक्ट जब लेवल आता है तो उसमें एमपीज एमएलए सारे हो सकते हैं बिकॉज इट्स अ बिगर वन. इन द अर्बन वी हैव द म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस. जो आपके सिटीज होती हैं उनको छोटे छोटे यूनिट्स में कर दिए जाते हैं एंड देन दे आर रूल्ड बाय द म्युनिसिपैलिटीज ऑफ दैट एरिया. इनके भी 5 years में एक बार आपके इलेक्शंस होते हैं and they are also मतलब कि having the political powers, you can directly also stand. They have the power for the local areas जिस पर वो लोग अपनी जो local problems है उनको देखते. But it has been there कि not all the municipalities और जो आपके पंचायत हैं they have worked together. कई बार वो खुद काम नहीं करते, कई बार ग्राम सभा don't meet on time, कई बार the elections are not held, कई बार they are not given the powers and revenues. Yet अगर हम देखें ना तो रियल पार्टिसिपेशन जो है वो आपका लोकल लेवल में ज्यादा है. So that is what we call as the chapter federalism and these are the most important questions from this chapter. यही questions आपके आते हैं in whatever language that can be, but these are the only questions which come from this particular chapter. That's federalism.